हेलो एथलीट, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। और आज हम एक्सरसाइजेस को रैंक करेंगे स्प्रिंटर्स के लिए। हम देखेंगे कि कौन सी एक्सरसाइज हमें ज़्यादा हेल्प करती हैं और कौन सी हमारे लिए कम हेल्पफुल रहती हैं। एक्सरसाइजेस को हम 5 कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे: गोल्ड, सिल्वर, ब्रोंज, फिर आएंगी पार्टिसिपेशन वाली एक्सरसाइज और फिर डिस्क्वालीफाइड एक्सरसाइजेस। गोल्ड कैटेगरी में वो एक्सरसाइजेस रहेंगी जो आपको अपने वर्कआउट में करनी ही कर, मतलब वो आपको सबसे ज़्यादा हेल्प करेंगी और बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। सिल्वर में भी वो एक्सरसाइजेस रहेंगी जो हमें हमारे वर्कआउट में करनी चाहिए, लेकिन गोल्ड जितनी इंपॉर्टेंट नहीं रहेंगी। और ब्रोंज में भी वो एक्सरसाइजेस रहेंगी जो हमारे लिए अच्छी हैं और कभी कभी हमारे वर्कआउट में हमें काफी ज्यादा हेल्प कर सकते हैं। पार्टिसिपेशन कैटेगरीज में वो एक्सरसाइजेस रहेंगी जो बेसिक है, आपके ऊपर, आप उन्हें करना चाहो तो आप कर सकते हो, नहीं करना तो नहीं कर सकते। उन्हें करने या ना करने से कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। और डिस्क्वालीफाइड वो एक्सरसाइजेस है जो आप ना ही करो तो अच्छा है, क्योंकि अगर आप करोगे तो उनसे बिल्कुल ना के बराबर रिजल्ट मिलेंगे। तो आज की सबसे पहली एक्सरसाइज है स्लेड पुश। इसको हम रखेंगे गोल्ड कैटेगरी में, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे एक्सेलरेशन को अच्छा करने में काफी ज्यादा मदद करेगी। और इसमें हमारे ग्लूट्स, हैमस्ट्रिंग, क्वाड्स और साथ ही साथ कोर काफी अच्छे से एंगेज हो जाता है। दूसरी एक्सरसाइज है स्लेड पुल। स्लेड पुल को हम सिल्वर कैटेगरी में रखेंगे। जो स्लेड पुश है वो ज्यादा इफेक्टिव रहती है स्लेड पुल के कंपैरिजन में, क्योंकि जब हम स्लेड पुल करते हैं तो उसमें हमारी धीरे धीरे बॉडी खड़ी हो जाएगी अगर आप ज्यादा हैवी वेट यूज नहीं कर रहे हो। लेकिन स्लेड पुश में हमारी बॉडी हमेशा झुकी रहेगी, हमारे शिन एंगल एकदम परफेक्ट रहेंगे। तो इसलिए मुझे स्लेड पुश ज्यादा अच्छी लगती है। अगली एक्सरसाइज है शॉर्ट पुट या मेडिसिन बॉल से थ्रोज। इसको हम सिल्वर कैटेगरी में रख देंगे। ये हमें हमारे वर्कआउट में जरूर ऐड करनी चाहिए, हमारी एक्सप्लोजिवनेस को इंप्रूव करने में काफी मदद करती है। अगली एक्सरसाइज है लंजेस। तो इसे हम ब्रोंज कैटेगरी में रख देते हैं। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए एक्सरसाइज इसे, लेकिन कभी कभी कुछ कुछ एथलीट्स यूज कर सकते हैं। जैसे अगर काफी वीक एथलीट है, मसल मास बहुत लो है, तो हाइपरट्रोफी वर्कआउट में कभी हम ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैक्स स्ट्रेंथ को इंप्रूव करने में उतना ज्यादा हेल्प नहीं करेगा। अगली एक्सरसाइज है स्मिथ मशीन के ऊपर स्क्वाट्स। ये एक्सरसाइज तो डिस्क्वालीफाई हो जाएगी। स्मिथ मशीन मैं उतना ज्यादा प्रेफर नहीं करता हूँ, क्योंकि अगर हम फ्री वेट्स के साथ एक्सरसाइजेस को करेंगे तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा हमारे लिए। और स्क्वाट जैसे मूवमेंट तो हमें फ्री वेट के साथ ही करनी है, क्योंकि स्मिथ मशीन में काफी ज्यादा हमारा रेंज ऑफ मोशन लिमिटेड हो जाता है। अगली एक्सरसाइज है ट्रेडमिल पे रनिंग। ये भी डिस्क्वालीफाइड। मतलब जैसे अगर आपका वर्कआउट है, आप वर्कआउट के लिए वार्म अप में ये चीजें कर सकते हो कभी कभी, पर ऐसा नहीं कि आप इसको अपना मेन वर्कआउट ही बना लो। आप ये सोच के मत बैठ जाना कि हाँ ये चीज करने से मेरा इंप्रूवमेंट आ जाएगा। उस बेसिस पे हम एक्सरसाइजेस को डिवाइड करते हैं। अगली एक्सरसाइज है स्किपिंग। स्किपिंग को हम रखेंगे सिल्वर में। अगर हम नंगे पैर स्किपिंग करेंगे तो हमारे लोअर बॉडी के टेंडेंस के लिए बहुत ज्यादा अच्छा है। लो लेवल प्लायोमेट्रिक एक्सरसाइज है, तो धीरे धीरे हमारा एंकल काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। नंगे पैर करेंगे तो बहुत अच्छा है। अगली एक्सरसाइज है एडक्टर। एडक्टर को हम रख देंगे ब्रोंज कैटेगरी में। इंजरी प्रिवेंशन के लिए काफी अच्छी, क्योंकि बहुत सारे एथलीट्स को ग्रोइन में इंजरी हो जाती है। तो अगर हमारे इनर थाइज ग्रोइन एरिया स्ट्रॉन्ग नहीं है तो फिर दिक्कत की बात आगे के लिए। इंजरी प्रिवेंशन की वजह से ही इसे ब्रोंज में रखा है। अगर ये एक्सरसाइज इंजरी बचाने में ज्यादा मदद नहीं करती या फिर प्रिंट करते टाइम हमारे पैर को स्टेबल रखने में उतना हेल्पफुल नहीं रहती, तो शायद ये पार्टिसिपेशन कैटेगरी में रहती। नेक्स्ट एक्सरसाइज है स्टिफ लेग डेडलिफ्ट। इसको भी हम ब्रोंज कैटेगरी में रखेंगे। हमारे हैमस्ट्रिंग को स्ट्रेच करने में और स्ट्रेंथ डेवलप करने में काफी ज्यादा हेल्प करेगी। हमारे हिप का रेंज ऑफ मोशन अच्छा करती है और ओवरऑल एक बढ़िया एक्सरसाइज है। ट्रैप बार डेडलिफ्ट को हम गोल्ड में रखें या सिल्वर में रखें? गोल्ड में रख देते हैं। नॉर्मल डेडलिफ्ट से ज्यादा अच्छी मेरे को ट्रैप बार डेडलिफ्ट लगती है, क्योंकि इसमें जनरली हमारा स्पाइन सीधा रहता है। अगर हम कन्वेंशनल डेडलिफ्ट करते हैं तो उसमें हमारी बैक आगे की तरफ झुकी रहती है और कई बार एथलीट्स का फॉर्म भी खराब हो जाता है। लेकिन जब हम ट्रैप बार करेंगे तो उसमें हम अच्छे से फोर्स लगा पाते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी आगे की तरफ नहीं झुकी रहती है ज्यादा, और हमारी मैक्स स्ट्रेंथ को इंप्रूव करने में काफी ज्यादा हेल्प करती है एक्सरसाइज। नेक्स्ट एक्सरसाइज है फार्मर कैरी। इसको हम गोल्ड में रख सकते हैं। हमारे कोर और ट्रंक की स्टेबिलिटी और स्ट्रेंथ के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल है ये एक्सरसाइज। हाथों को चिपका के करेंगे तो कोई मतलब नहीं निकलेगा, लेकिन अगर हाथों के और ऑब्लिक्स के बीच में थोड़ा गैप रख के हम ये चीज करेंगे, वॉक करेंगे, तो उससे हमारा कोर बहुत ज्यादा स्टेबल हो जाता है। हमारे कोर को ट्रेन करने के लिए ज्यादातर एथलीट्स क्रंचेस जैसी एक्सरसाइज करते हैं। हाँ, वो हमें हेल्प करेगी, लेकिन ओवरऑल ट्रंक की स्टेबिलिटी के लिए फार्मर कैरी जैसी एक्सरसाइजेस ज्यादा हेल्प करेगी। अगली है क्वार्टर स्क्वाट। तो इसे हम रखेंगे ब्रोंज कैटेगरी में। जो क्वार्टर या बॉक्स स्क्वाट रहते हैं ये हेल्पफुल है वैसे एथलीट्स के लिए, लेकिन सेफ्टी रीजन की वजह से मैं ब्रोंज कैटेगरी में रख रहा हूँ, क्योंकि बहुत बार एथलीट्स ईगो लिफ्टिंग के चक्कर में जबरदस्ती वेट बढ़ा लेते हैं, जिससे उतना ज्यादा बेनिफिट नहीं मिलता है। अगर एक थोड़ा एक्सपीरियंस्ड एथलीट है और वो सही तरीके से इन एक्सरसाइजेस को करेगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा। एल सिट होल्ड, इसको हम पार्टिसिपेशन कैटेगरी में रख देते हैं। हमारे हिप फ्लेक्सर की स्ट्रेंथ को इंप्रूव करने में हेल्प करेगा, लेकिन इसमें हमें एक बेसिक लेवल की ही स्ट्रेंथ की जरूरत है। तो जैसे कि एग्जांपल दूं तो जैसे ट्रैप बार डेडलिफ्ट है, उसमें हमें जितनी स्ट्रेंथ चाहिए उस पर पहुंचने के लिए हमें बहुत टाइम लगेगा, तो इसे हम लंबे टाइम तक अपने ट्रेनिंग प्लान में इंक्लूड कर सकते हैं। लेकिन जैसे जो एल सिट है, अपने पैर को ऐसे होल्ड करके रखना इंपॉर्टेंट है। ये एक्सरसाइज हिप फ्लेक्सर की स्ट्रेंथ इंप्रूव होती है इससे, लेकिन इसमें ऐसे नहीं है कि हमें मतलब एक एक दो दो तीन तीन चार चार मिनट तक होल्ड करना है। अगर आप बेसिक 30 सेकंड तक अच्छे से सही फॉर्म के साथ होल्ड कर पा रहे हो तो वो सफिशिएंट है। तो ये आप साल में कभी मतलब 2-3 हफ्ते के लिए आपने वर्कआउट में ऐड कर लिया, फिर बाकी टाइम आप कभी भी अपने वार्म अप में या वर्कआउट के बाद में इसको एक एक या दो दो सेट कर सकते हैं। लेटरल रेजेस, इसको हम डिस्क्वालीफाई कर देते हैं। उतनी ज्यादा मुझे हेल्पफुल नहीं लगती ये एक्सरसाइज, क्योंकि ऐसा कोई भी मूवमेंट नहीं होगा हमारे स्प्रिंटिंग के टाइम पे। शोल्डर की स्ट्रेंथ इंपॉर्टेंट है,
हमारे आर्म एक्शन के लिए, लेकिन अगर हम उसे उस तरीके से ट्रेन करें जैसा हमारा मूवमेंट है तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा। आइसोमेट्रिक स्क्वाट होल्ड, इसको भी हम पार्ट 3 में रख देते हैं। हमारे नीज के टेंडन्स के लिए बहुत अच्छी है एक्सरसाइज, इंजरी प्रिवेंशन में हेल्प करेगी लेकिन परफॉर्मेंस इंप्रूव करने में बहुत ज्यादा हेल्पफुल नहीं रहेगी। कभी कभी आप अपने वर्कआउट में इसको ऐड कर सकते हो अगर आपको कभी ऐसा लग रहा है कि आपकी नीज थोड़े वीक है, हल्का फुल्का अगर आपको कभी पेन आने लगता तो आप रिहैब की तरह इस एक्सरसाइज को ले सकते हो। अगली एक्सरसाइज है बाउंडिंग। बाउंडिंग को हम रखेंगे गोल्ड कैटेगरी में। बाउंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आपको एक अच्छी स्ट्राइड लाइन चाहिए। अगर आप किसी डिस्टेंस को जंप करके पार नहीं कर पा रहे हो तो फिर दौड़ते टाइम वो डिस्टेंस अचीव करना बहुत मुश्किल है। अगली एक्सरसाइज है स्टेप अप, इसको हम पार्टिसिपेशन कैटेगरी में रख देते हैं। मुझे उतनी ज्यादा ये एक्सरसाइज पसंद नहीं है, ज्यादातर एथलीट्स के वर्कआउट में ये ऐड नहीं करता हूँ। अगर स्पीड सीजन है किसी एथलीट का और मैं उनकी बॉडी पे ज्यादा लोड नहीं डालना चाहता हूँ तो हम कभी कभी ये एक्सरसाइज को कर लेते हैं, लेकिन इसमें जैसे कि फोटो में दिखाया ऐसे बहुत ज्यादा बड़े बॉक्स के ऊपर हम यूजुअली नहीं करते हैं। अगर हमारा गोल मोबिलिटी को इंप्रूव करना है तो हम कभी कभी हाई स्टेप अप कर सकते हैं, लेकिन अगर हम स्प्रिंटिंग के पर्सपेक्टिव से देखें तो एक कम हाइट के बॉक्स के ऊपर हम करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा और उसमें भी हमारे नी को ऊपर लिफ्ट करना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, सिर्फ हमें पुश करके ऊपर उठना है। अगली एक्सरसाइज है लेग एक्सटेंशन, इसको हम ब्रोंज कैटेगरी में रख देते हैं। क्वाड्स की स्ट्रेंथ इंप्रूव करने में काफी ज्यादा हेल्प करेगी। हैमस्ट्रिंग कर्ल होता है तो वो भी इसी कैटेगरी में आता है। नॉर्डिक्स की बात करें तो इसे हम सिल्वर या गोल्ड कैटेगरी में रखेंगे क्योंकि बहुत बढ़िया एक्सरसाइज है हमारे हैमस्ट्रिंग के लिए। अगर आप ये कर लेते हो तो आपकी हैमस्ट्रिंग में इंजरी के चांसेस बहुत ज्यादा कम हो जाएंगे और साथ ही साथ आपका फोर्स प्रोडक्शन भी बहुत अच्छा बढ़ जाएगा। अगली एक्सरसाइज है कंटिन्यूअस हर्डल जंप्स, इसको हम गोल्ड कैटेगरी में रखेंगे। काफी बढ़िया है रिएक्टिव स्ट्रेंथ को डेवलप करने में, एक्सप्लोजिवनेस को इंप्रूव करने में, ग्राउंड कॉन्टैक्ट कम करने में भी मदद करेगी अगर आप उस चीज पे ध्यान देके करोगे। अगली एक्सरसाइज है पुलअप्स, इसको हम पार्टिसिपेशन में रख देते हैं। आप ये एक्सरसाइज को अपने वर्कआउट में कभी कभी कर सकते हो अगर आपका मन है, बाकी इसे बहुत ज्यादा हमें अफेक्ट नहीं करेगी। इनडायरेक्टली कुछ चीजों को इंप्रूव करने में हेल्प करती है जैसे कि पावर क्लीन, लेकिन डायरेक्ट इसका इंपैक्ट स्प्रिंटिंग पे ऐसा ज्यादा पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट एक्सरसाइज है हिप थ्रस्ट, इसको हम सिल्वर कैटेगरी में रखेंगे। बढ़िया एक्सरसाइज है हमारे ग्लूट्स और हैमस्ट्रिंग के लिए। इसके बाद जो डंबल के साथ आर्म एक्शन प्रैक्टिस करते हैं उसको हम डिस्क्वालीफाई कर देंगे। मुझे तो कोई मतलब नहीं लगता ये वाली एक्सरसाइज का। अगर आप लॉन्ग रनिंग करते हो तो हम फिर भी थोड़ा बहुत समझ सकते हैं क्योंकि उसमें हमारे आर्म्स को हमें ब्लॉक करके रखना पड़ता है, लेकिन स्प्रिंटिंग में हमारा हाथ खुल ही जाएगा, सब एथलीट्स का खुल जाता है, तो जबरदस्ती उस मूवमेंट को रेजिस्ट करने का कोई मतलब नहीं है। अगली एक्सरसाइज है पावर क्लीन, इसको हम सिल्वर कैटेगरी में रख देते हैं। गोल्ड में भी इसको रख सकते थे लेकिन इसमें सेम वही सेफ्टी और टेक्निक का इशू है। जैसे गोल्ड में हमने जितनी भी एक्सरसाइज रखी है ना उसमें टेक्निक में कुछ ज्यादा खराब नहीं किया जा सकता। मतलब एथलीट अगर अपना मैक्स एफर्ट लगाए, पुश करे, थोड़ा ईगो भी यूज कर ले तब भी उसमें टेक्निक बहुत ज्यादा खराब नहीं होती है। जैसे कि स्लेड पुश है उसमें ज्यादा कुछ खराब नहीं होगा, ट्रैप बार डेडलिफ्ट में उतनी ज्यादा राउंड नहीं होगी बैक, फार्मर कैरी में आप क्या ही गलत कर सकते हो, बाउंडिंग में भी हम कुछ ज्यादा गलत नहीं कर पाएंगे, नॉर्डिक्स में भी कुछ गलत नहीं हो पाएगा, फॉर्म थोड़ा बहुत खराब होगा, एफर्ट कम लग जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हम कर पाएंगे जिससे हमें इंजरी हो जाए। हर्डल जंप थोड़ा बहुत आप रिस्की मान सकते हो पर उसमें भी इतनी दिक्कत नहीं है अगर आप कम हाइट पे कर रहे हो। लेकिन जैसे पावर क्लीन है तो इसमें बहुत बार एथलीट्स का फॉर्म खराब हो जाता है या फिर अपनी पावर क्लीन को इंप्रूव करने के लिए वो अपनी डेप्थ बढ़ा देते हैं, ज्यादा नीचे बैठने लग जाते हैं, तो उस तरीके से हमारी पावर को इंप्रूव अगर हम कर रहे हैं तो ज्यादा हेल्प नहीं करेगी हमारी स्पीड में वो। अगली एक्सरसाइज है बॉक्स जंप। बॉक्स जंप को हम पार्टिसिपेशन या ब्रोंज कैटेगरी में रख देते हैं। ये भी अच्छी एक्सरसाइज है हमारी एक्सप्लोजिवनेस को बढ़ाने के लिए, लेकिन इसमें भी नी बेंड होने की दिक्कत है। काफी एथलीट बॉक्स जंप बढ़ाने के लिए सिर्फ अपने हिप की मोबिलिटी को यूज कर लेते हैं, तो वो नहीं होना चाहिए। अगर हम स्ट्रेट लेग बॉक्स जंप की बात करते हैं तो उसे हम शायद सिल्वर या गोल्ड कैटेगरी में भी रख सकते हैं। ये थी वो कुछ एक्सरसाइजेस जो हमारे स्प्रिंटिंग के लिए हेल्पफुल भी है और कुछ एक्सरसाइज ऐसी भी हमने देखी जो हमारे लिए उतनी हेल्पफुल नहीं है। और जनरली सभी एथलीट के साथ ये प्रॉब्लम रहती है कि उन्हें समझ में नहीं आता कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है, किन एक्सरसाइजेस को करें, कितने रैप करें, कितने सेट करें। तो उन केसेस में अगर आपके पास कोई एक कोच रहेगा तो आप ज़्यादा अच्छे से ट्रेन कर पाओगे, आपको ज़्यादा जल्दी रिजल्ट्स मिल पाएंगे। और अगर आपको मेरे समझाने का तरीका पसंद आता है और मुझसे ट्रेनिंग लेना चाहते हो तो उसके लिए आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज भी कर सकते हो। अब हम अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय और आपकी ट्रेनिंग के लिए ऑल द बेस्ट।